क्षमा, दिल छू लेने वाली कहानी। प्रताप जी ने अपनी डायरी बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, तो ठीक है, कल सुबह ही हम लोग अपनी लड़की वालों के यहाँ शगुन लेकर जा रहे हैं। बात पक्की ही समझो। अगली सुबह घर में काफी चहल पहल थी। छोटा बेटा राज, उसके माता पिता प्रताप जी और मिथिलेश जी और बड़ा बेटा मयंक सब जाने के लिए तैयार थे। बड़ी बहू छाया ने भी अपनी एक अच्छी सी सूती साड़ी निकाल ली थी। वह सोच रही थी घर में एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, देवर के लिए लड़की देखने जाना है, तो घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी भी जरूरत होगी। वह बस तैयार होकर कमरे में से बाहर आ ही रही थी कि तभी मिथिलेश जी की तीखी आवाज पूरे दालान में गूंज उठी। अरे बड़ी बहू, तुम ये साड़ी वाड़ी निकाल कर कहाँ चल दी? हम सब जा रहे हैं तो है, पूरी बारात ले जाने की क्या जरूरत है? तुम घर पर ही रुको, पीछे से कोई आने जाने वाले हो सकता है, और फिर रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। हम लोग लौटेंगे तो थक जाएंगे, तुम बस रसोई का काम समेट कर रखना। छाया के कदम वहीं ठिठक गए। उसने एक बार अपने पति मयंक की तरफ देखा, लेकिन मयंक ने हमेशा की तरह नजरें चुरा ली और फोन में व्यस्त होने का नाटक करने लगा। छाया की आंखें छलक आई, लेकिन उसने उन्हें अपने पल्लू की आड़ में पोंछ लिया। यह कोई पहली बार नहीं था जब उसे घर के किसी अहम योजना या खुशी से बेदखल किया गया हो। यह सब उसके साथ उस दिन से हो रहा था जिस दिन वह ब्याह कर इस घर में आई थी। छाया एक बहुत ही साधारण और मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक ईमानदार पोस्टमास्टर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसूलों पर जिया था। वे दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ थे। जब मयंक के लिए छाया का रिश्ता आया था तो मिथिलेश जी और प्रताप जी ने खुद को बहुत आधुनिक और खुले विचार वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बस एक संस्कारी लड़की चाहिए, दहेज नहीं। लेकिन यह सिर्फ उनके चेहरे का एक मुखौटा था। हकीकत में वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि भले ही वे मांगे नहीं, लेकिन लड़की वाले अपनी हैसियत से बढ़कर उन्हें सोने, चांदी और नकद में लाद देंगे। छाया के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ बहुत अच्छे से किया, लेकिन वे कोई कार या लाखों की एफडी नहीं दे पाए। बस यही बात मिथिलेश जी के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई। तब से लेकर आज तक छाया को हर छोटी बात पर ताने सुनने पड़ते हैं। जब तुम तो खाली हाथ आई हो, तुम्हारे पिता ने तो हमें ठग लिया। ये शब्द छाया के लिए रोजमर्रा की बात हो गए थे। हद तो तब होती थी जब मयंक भी अपनी माँ का ही साथ देता था और छाया की भावनाओं को पूरी तरह अनदेखा कर देता था। अब जब छोटे बेटे राज की बारी आई तो मिथिलेश जी ने ठान लिया था कि वे कोई गरीब या असूलों वाली लड़की नहीं लाएंगे। उन्होंने शहर के एक नामी ठेकेदार की बेटी महक को राज के लिए चुना था। महक का परिवार बहुत अमीर था और वे शादी में पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार थे। छाया उदास मन से वापस अपने कमरे में गई। साड़ी बदलकर उसने अपने सूती कपड़े पहने और रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। उसकी आंखों से गिरते आंसू आटे में मिल रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या एक लड़की का अपना कोई वजूद नहीं होता? क्या उसके संस्कार, उसकी मेहनत और उसका निस्वार्थ प्रेम उस दहेज के आगे हार जाता है जो वह अपने साथ नहीं ला पाई? उधर प्रताप जी का परिवार जब महक के घर पहुंचा तो वहां का ठाठ बाट देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई। विदेशी झूमर, मखमली सोफे और नौकरों की फौज देखकर मिथिलेश जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो
अब उनके बेटे में ही भी एक स्टैंडर्ड वाली बहू आएगी। लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। बातचीत के दौरान महक के पिताजी ने बहुत ही घमंड भरे लहजे में प्रताप जी से कहा, देखिए प्रताप जी, हमने अपनी इकलौती बेटी महक को राजकुमारियों की तरह पाला है। हम शादी में आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लग्जरी गाड़ी से लेकर आपकी मुंहमांगी रकम तक सब देंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी बेटी आपके घर जाकर कोई झाड़ू पोछा या रसोई का काम नहीं करेगी। वो ये सब करने के लिए नहीं बनी है। आपके घर में वैसे भी एक बड़ी बहू है जो एक साधारण घर से है। घर का सारा काम वो ही संभालेगी। हमारी महक तो बस राज करेगी। यह बात सुनकर मिथिलेश जी और प्रताप जी के चेहरों का रंग उड़ गया। मयंक और राज भी असहज हो गए। महक के पिता के शब्दों में जो अहंकार था वह सीधे तौर पर उनके परिवार का अपमान था। उन्होंने छाया को एक बहू नहीं बल्कि उनके घर की एक नौकरानी समझ लिया था। मिथिलेश जी को पहली बार महसूस हुआ कि पैसों की चमक अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। वे लोग भारी मन से वहां लौट आए। रात को जब वे हारे, थाके और अपमानित महसूस करते हुए घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में बहुत ही सुकून भरी खुशबू फैली हुई थी। छाया ने रात का खाना बिल्कुल तैयार रखा था। मिथिलेश जी के पैरों में दर्द था। यह देखकर छाया तुरंत गर्म पानी ले आई और उनके पैरों की सिकाई करने लगे। उसने बिना कोई शिकायत किए, बिना यह पूछे कि वहाँ क्या हुआ, पूरी आत्मीयता से सबकी सेवा की। मिथिलेश जी चुपचाप छाया को देख रहे थे। आज उन्हें छाया के मैले कपड़ों में भी एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। उन्हें महक से के पिता की वे चुभी हुई बातें याद आ रही थी। मिथिलेश जी को अचानक अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जो लड़की लाखों का दहेज लाएगी वह इस घर को अपना घर नहीं बल्कि एक होटल समझेगी, जहां हर चीज के लिए दूसरों पर हुक्म चलाया जाएगा। और जिस छाया को उन्होंने हमेशा पैसों के तराजू पर तौला, वह आज उनके हर दर्द में एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी है। मिथिलेश जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने छाया के हाथ पकड़ लिए और रूंधे हुए गले से बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपनी झूठी शान और पैसों के लालच में ये भूल गई थी कि घर सोने चांदी से नहीं बल्कि तुम्हारी जैसी संस्कारी और ममता से भरी बेटियों से बनता है। आज तुमने और उन अमीर लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मयंक भी अपनी पत्नी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर शर्मिंदा था। उसने आगे बढ़कर छाया के कंधे पर हाथ रखा और अपनी खामोशी के लिए क्षमा मांगी। उस दिन उस घर में एक नए रिश्ते का जन्म हुआ था। मिथिलेश जी ने तय कर लिया कि जब उनके घर में कोई भी फैसला दौलत के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।